नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। इससे संबंधित वो सारे प्रश्न इसके अंदर है जो लगभग परीक्षा में बार बार रिवाइज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल के भार का आधा हिस्सा लगभग कितनी ऊंचाई तक है? यानी वायुमंडल का जो कुल भार है उसका आधा हिस्सा है वो कितनी ऊंचाई तक है? 16 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 27 किलोमीटर या 32 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, मैं कई क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। तो वायुमंडल का लगभग 99% हिस्सा है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, 99% हिस्सा। जबकि इसका 75% हिस्सा है वो 16 किलोमीटर तक है। और इसका जो आधा हिस्सा है जो कि प्रश्न में पूछा गया है वो 5.5 किलोमीटर तक है। तो हमें ध्यान में रखना है भाई, आधा हिस्सा है 5.5 किलोमीटर है, जबकि 75% हिस्सा 16 किलोमीटर है और 99% हिस्सा है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, हीलियम। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन के बाद नंबर 2 पे आती है ऑक्सीजन, नंबर 3 पे आती है ऑर्गन और नंबर 4 पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीसरी सर्वाधिक गैस है वो ऑर्गन है जिसका प्रतिशत 0.03% है। जो ऑर्गन है उसका प्रतिशत है वो 0.93% है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है वो 0.03% है। सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 78% है, जबकि ऑक्सीजन है वो 21% है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस आग को नियंत्रित करती है? यानी आग को नियंत्रित करने वाली गैस बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसमें जो मुख्य गैस है, ऑक्सीजन की वजह से आग जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आग बुझती है। यानी आग को बुझाया जाता है उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन के बिना जल नहीं सकती। लेकिन नियंत्रित जो आग को नियंत्रित करने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन आग को है वो तीव्र गति से फैलने नहीं देती है, वो आग को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैफिटिक एयर किसे कहते हैं? मैफिटिक एयर किसे कहते हैं? वो हवा कौन सी है जिसे मैफिटिक एयर के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसे मैफिटिक एयर कहते हैं। इसके जो खोजकर्ता थे नाइट्रोजन के, रदरफोर्ड ने इन्हें मैफिटिक एयर नाम दिया था। मैफिटिक एयर नाम दिया था और इसके 7 प्रकार बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक संघनतम होती है? ऑक्सीजन कितनी ऊंचाई तक संघनतम होती है? 16 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 32 किलोमीटर या 64 किलोमीटर। तो ऑक्सीजन है वो 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक संघनतम होती है। 64 किमी तक है वो ये विरल होती है और 64 किमी के बाद अत्यधिक विरल होती जाती है। तो 16 किलोमीटर तक संघन होती है, जबकि 64 किलोमीटर तक है वो धीरे धीरे विरल होती है और उसके बाद तीव्र गति से विरल होती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा वजन कौन सी गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इनमें सबसे जो भारी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है, जबकि हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस होती है। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो रात्रि का तापमान क्या होता? यदि वायुमंडल नहीं होता तो रात्रि का तापमान क्या होता, ये हमें बताना है। 94 डिग्री सेंटीग्रेड, -90 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस या 180 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी अधिक गर्म और अधिक ठंडी होने से बची रहती है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी के दिन का तापमान होता 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वहीं रात्रि का तापमान है वो -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता। यानी -180 डिग्री सेंटीग्रेड है वो रात्रि का तापमान होता। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका के छिद्र की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? यानी किसने बताया था कि अंटार्कटिका पर छिद्र है? डॉक्टर जॉ फोरमैन, रदरफोर्ड,
जोसेफ प्रिस्टली और तिंजरास डी बोर। तो सर्वप्रथम जानकारी है वो जॉय फॉरमैन ने दी थी। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की जो है वो जानकारी दी थी, यानी खोज की थी, जबकि जोसेफ प्रिस्टली है उन्होंने ऑक्सीजन, और तिंजरास डी बोर है इन्होंने सौरमंडल समताप मंडल के बारे में बताया था। तो अंटार्कटिका पर नाइट्रोजन के एक छिद्र की जानकारी है वो डॉक्टर जॉय फॉरमैन ने दिया था। इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है, ओजोन के मापन की इकाई क्या है? ओजोन गैस को किस में मापा जाता है? नोट में, पास्कल में, घन मीटर में या डॉप्सन में? तो ओजोन के मापन की इकाई जो है वो डॉप्सन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु में औसत जलवाष्प की मात्रा 5% होती है? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। आपको बताना है 5% कितनी होती है, कितनी ऊंचाई तक होती है। तो 5 किलोमीटर तक जो वायु का कुल औसत होता है उसमें 5% है वो ऑक्सीजन जलवाष्प की मात्रा होती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जितनी भी वायुमंडल में जलवाष्प होती है 2 किलोमीटर तक उसका आधा हिस्सा होता है, जबकि वायुमंडल के कुल भार की तुलना में यदि हम तुलना करते हैं तो 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायु के कुल अंश में 5% है वो जलवाष्प होती है। नेक्स्ट है, जलवाष्प की न्यूनतम मात्रा कहाँ होती है? ध्रुवों पर, सागर तल पर, भूमध्य रेखा पर या खाड़ी क्षेत्रों में? तो भूमध्य रेखा पर हर दिन वर्षा होती है 12 के 12 महीने, इसलिए जलवाष्प की सबसे ज़्यादा मात्रा है वो भूमध्य रेखा पर होती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा घटती जाएगी, यानी ध्रुवों पर जलवाष्प की मात्रा सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा। क्षोभमंडल में संपूर्ण वायु का लगभग कितना प्रतिशत भाग होता है? क्षोभमंडल जो है, जो कि मौसमी घटनाओं की एक छत भी कहलाती है, इसमें जो वायुमंडल में उपस्थित वायु का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 25, 50, 75 या 100? तो 75% होता है। क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई है वह 13 किलोमीटर है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर यह है 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस ऊंचाई तक जो वायु की औसत मात्रा है वो 75% होती है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर क्षोभमंडल का तापमान कितना होता है? यानी ध्रुवों पर क्षोभमंडल का तापमान है वो कितना होता है? क्षोभमंडल में ध्रुवों का तापमान कितना होता है? दिखाना है आपको कि क्षोभमंडल ध्रुव पर सबसे कम ऊंचा है, वहां पर तापमान कितना होता है क्षोभमंडल की अंतिम ऊंचाई तक? -45 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो फ्रेंड्स हमें ध्यान में रखना है, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। तो -45 डिग्री सेल्सियस है वो ध्रुवों पर इसका तापमान रहता है, जबकि भूमध्य रेखा पर है वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा इसलिए होता है, कम इसलिए होता है क्योंकि क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की बजाय कम होती है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। समताप मंडल के ऊपरी भाग का तापमान कितना होता है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी भाग है, यानी लगभग 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, वो है -45, -80, -100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये अपने को ध्यान रखना है, समताप मंडल के ऊपरी भाग पर तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हालांकि ये माइनस में होना चाहिए, लेकिन समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, और इसी अवशोषण की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है मुक्ताब मेघ। मुक्ताब मेघ है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो ये समताप मंडल में बनते हैं और इनके बनने का मुख्य कारण होता है संघनन। संघनन की अल्प क्रिया होती है जिसमें मुक्ताब मेघ है वो पाए जाते हैं, जिन्हें जो है वो मुख्य रूप से इसी मंडल में पाए जाते हैं। अपने को ध्यान में रखना है, हालांकि हम पढ़ते हैं किसी प्रकार के बादल समताप मंडल में नहीं होती है, लेकिन कुछ अंश पाया जाता है, उन्हें मुक्ताब मेघ कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। 1000 फीट की ऊंचाई पर तापमान कितने फ़ारेनहाइट कम होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ये भी पढ़ते आ रहे हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। लेकिन ये बताना है आपको
कि 1000 फीट की ऊंचाई पर कितने फ़ारेनहाइट तापमान कम होता है? इसका उत्तर है 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, कौन सी अस्थिर या अस्थायी गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन। अस्थिर या अस्थायी गैस आपको बताना है। तो इसमें जो है ओजोन इसका उत्तर होगा, बाकी सभी स्थायी है। फ्रेंड्स, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड है वह अस्थायी गैसें होती है। मध्यमंडल के ऊपरी भाग का तापमान कितना होता है? मध्यमंडल के ऊपरी भाग का तापमान कितना होता है? -45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका उत्तर होगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि फ्रेंड्स कई जगह -80 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसका आपको मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस पे आपको ध्यान में रखना है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पहले कई प्रश्नों के उत्तर में इसे -100 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना गया है, लेकिन 11वीं की एनसीईआरटी की बुक में -80 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे रखा है। तो इस प्रश्न के अनुसार यही प्रश्न है वो कई बार आया हुआ है, तो इसका उत्तर है -100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट है, ओजोन मंडल में प्रति किमी तापमान बढ़ता है, यानी 1 किलोमीटर पर कितना तापमान ओजोन में बढ़ता है? ओजोन मंडल में, जो कि 15 से 35 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाई जाती है। 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो इसका उत्तर होगा प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए ऊपरी भाग का तापमान है वो 0 डिग्री होता है। कितनी ऊंचाई के पश्चात तापमान पुनः बढ़ना स्टार्ट हो जाता है? 80 किमी, 16 किमी, 640 किमी या 50 किमी? तो फ्रेंड्स, तापमान है वो मध्यमंडल के बाद बढ़ता है, और मध्यमंडल की अधिकतम ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर मानी गई है, यानी 80 किलोमीटर के पश्चात है वो पुनः तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर ताप की विरलता होती है जिसकी वजह से महसूस नहीं होता। किस परत को केमोस्फीयर भी कहते हैं? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या आयन मंडल? केमोस्फीयर मध्यमंडल को कहा जाता है, और इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रक्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए इसको केमोस्फीयर कहा जाता है। मौसमी दशाओं का नियंत्रक किसे कहा जाता है? मौसमी दशाओं का नियंत्रक किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प या धूलकण? तो फ्रेंड्स, अभी हमने बात की थी कि जलवाष्प है वो पृथ्वी को अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से बचाती है, तो जलवाष्प की वजह से ही और वायुमंडल की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें मुख्य नियंत्रक रहेगा मौसमी दशाओं का, तो वो जलवाष्प रहेगा, क्योंकि वर्षा, सर्दी, गर्मी, वायु की पारदर्शिता आदि सभी जलवाष्प पर निर्भर भी करती है, इसलिए जलवाष्प को मौसमी दशाओं का नियंत्रक कहते हैं। ये प्रश्न है वो कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, आयन मंडल का कौन सा भाग दीर्घ तरंगों का परावर्तन करता है? कौन सा भाग दीर्घ तरंगों का परावर्तन करता है? D, E, F, G। ये आयन मंडल की परतें हैं, जो क्रम से नीचे वाली D, ऊपर E, उसके बाद F और उसके बाद G होती है। तो दीर्घ तरंगों का जो परावर्तन है वो कौन करता है? तो इसका होगा D। D है वो दीर्घ या बृहद तरंगों का परावर्तन करता है, जबकि E मध्यम का और F है वो लघु तरंगों का परावर्तन करता है, क्रम से बड़ा, मध्यम और छोटा। G होती है वो नाइट्रोजन परमाणुओं के पैराबैंगनी फोटॉन्स से उत्पन्न एक परत होती है, तो कौन दीर्घ तरंगों का परावर्तन करेगा? D। किस मंडल में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के दर्शन होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के जो दर्शन होते हैं वो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। तो इसका उत्तर होगा आयन मंडल। आयन मंडल में ही जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के दर्शन होते हैं। नीलवर्ण, सुमेरु, कुमेरु ज्योति और उल्काओं की चमक, ये सारी हमें आयन मंडल में ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है, लेमन स्पिट्जर ने किस मंडल पर विशेष शोध किया था? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल? उत्तर होगा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल पर उन्होंने शोध किया था और ये बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है और इसमें सारी गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती है, यानी विषम मंडल यहीं पर है। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे मुख्य प्रश्न। आपको कैसे लगे इसके संदर्भ में आप कमेंट करके बताइए, इसे शेयर कीजिए और एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। यदि कोई वीडियो में जो है त्रुटि होती है तो हम आपको वहाँ ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।